जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है हमारी सीरीज का और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में पहला सवाल दिया हुआ है। पहला सवाल इसमें दिया हुआ है कि एक नाव 7.2 किलोमीटर की दूरी जो है वो धारा की दिशा में और 3.2 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय करती है। ठीक है। और 1.5 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में और 0.6 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 24 मिनट में तय करती है। यानी कि दो कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है, दो कंडीशन दी होती है इस सवाल में। इसी तरह का एक सवाल हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में किया था। उसमें मैंने बहुत आसान तरीका बताया था उसको करने का, क्योंकि वो बहुत आसान सवाल था। ये थोड़ा मैंने पॉइंटों में लिया है, ठीक है, इसलिए ताकि इससे थोड़ा सा अगर ऐसा सवाल आए तो थोड़ा सा हमारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो इसमें क्या था, इसमें दिया हुआ था कि हम पहली बात तो हम इसमें रखते हैं ds। इसमें सबसे पहले हम रखते हैं ds, us और t रखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ds क्या है, ये ds जो है ये समांतर दिशा में यानी कि समान दिशा में धारा की दिशा में चाल होती है और us जो है विपरीत दिशा में चाल होती है हिंदी वाले बच्चों के लिए। इसमें क्या है, 7.2 किलोमीटर की दूरी जो है वो धारा की दिशा में जाती है। 7.2 किलोमीटर लिख सकता हूँ। 7.2 किलोमीटर को अगर मैं देखूँ तो 7.2 किलोमीटर को मैं 36/10 5 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 36/5 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं 72/10 लिखूंगा, फिर 2 से काटूंगा तो 36 दूनी 72 और 5 10 लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो मैं इसको 36/5 लिख दिया मैंने। ठीक है, 36/5 लिख दिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 3.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 3.2 तो 3.2 को मैं 32/10 लिख सकता हूँ, यानी कि 16/5 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं 16/5 लिख सकता हूँ। और ये जो तय करती है 2 घंटे में तय करती है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके अलावा दिया हुआ है कि यह 1.5 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में। 1.5 किलोमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 लिख सकता हूँ। 1.5 किलोमीटर को 3/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसमें आगे बोला है कि 0.6 किलोमीटर की दूरी, यानी कि इसको मैं 0.6 को 3/5 भी लिख सकता हूँ, यानी कि 6 बटे पहले मैं लिखूंगा 10 और फिर 2 से काटूंगा तो 3/5 बच जाएगा यहाँ पर, 3/5। तो इसको मैं 3/5 भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, 3/5। और ये जो कर रही है दूरी तय कर रही है 24 मिनट में कर रही है। 24 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, घंटे बनाने के लिए 60 करूंगा बटे में, और इसको जब सरल करूंगा इसको तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। इसको मैं 2/5 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं यहाँ पर, अब इसमें नीचे देखा जाए तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पे इसके बटे में 1 है। तो मैं 5 का अगर सब में इसमें 5 से गुणा कर दूँ तो 5 खत्म हो जाएगा यहाँ से, ये 5 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये 10 बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 10 बन जाएगा। यहाँ पर मैं 10 से गुणा कर दूंगा सभी में तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से खत्म होगा। अगर मैं यहाँ 10 से गुणा करूंगा 2 पंजे 10, यानी कि यहाँ 15 आ जाएगा यहाँ पर। इसकी जगह 15 आ जाएगा यहाँ पर, इसकी जगह कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 5 से जब मैं 10 से गुणा करूंगा 5 दूनी 10, यानी कि ये 6 बन जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर 6 आ जाएगा और इसमें जब गुणा करूंगा 10 से तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरे पास जो संख्या है थोड़ी आसान हो गई और हो सकता है सवाल इसी फॉर्म में आए। ये थोड़ा सवाल पॉइंटों में है, इसलिए हमने इसी फॉर्म में बना लिया है सवाल। अब ये इस फॉर्म में आ जाता है तो फिर हमारे लिए और आसानी होती है सवाल करने की। अब मैं क्या करूंगा, इसमें मुझे क्या चाहिए, इसमें सवाल में मुझे चाहिए धारा की दिशा में जाते हुए नाव की गति, यानी कि धारा की दिशा में मुझे ds चाहिए यहाँ पर। ये ds जो है इसकी ज़रूरत है मुझे, और किसी चीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं है, यानी कि मुझे ds की आवश्यकता है। तो मैं क्या करूँगा, इस us को बराबर कर लूँगा। इस us को बराबर करूँगा तो ये 16 है और ये 6 है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 16 48 हो जाएगा यहाँ पर, जो 16 का और 6 का। तो मैं क्या करूँगा, इसको दोनों को मैं इसमें गुणा करूँगा 48 बनाने के लिए 3 से, और यहाँ करूँगा मैं 8 से यहाँ पर। ठीक है, 8 से गुणा करूँगा, 8 से 48। अगर मैं इनमें करूँगा तो मुझे सब में करनी पड़ेगी गुणा यहाँ पर ये, तो मैं इसकी करूँगा 3 6 18 और 3 3 और 1 10, यहाँ 108 आ जाएगा। और 8 से इसकी करूँगा 15 8 120, यहाँ पर 120 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये मेरे बराबर हो गए, तो मुझे इसकी आवश्यकता है नहीं गुणा करने की, ना मुझे इसमें कुछ करना है। यहाँ पर मुझे सिर्फ घटाना होता है। यहाँ पर 30 हो जाएगा और यहाँ पर 8 से 32 हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखूंगा मैं, यहाँ पर कितना डिफरेंस है, यहाँ पर 12 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस देखूंगा, अगर मैं टाइम में डिफरेंस देखूंगा, ये तो मैंने यहाँ पर गुणा किया है। ठीक है, यहाँ पर इसमें डिफरेंस देखूंगा इस वाले में, यहाँ पर ये अगर मैं इसमें डिफरेंस देखता हूँ तो यहाँ पर डिफरेंस 2 का है। मुझे टाइम में और इसमें डिफरेंस लेना होता है बस, तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस है टाइम में। तो इससे जब मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो ये 6 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 2 6 12। तो ये इसका मतलब ये है कि ds का जो मान है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो यहाँ से जो ds का मान है यहाँ पर, तो वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है,
इस तरह से इस सवाल को कर लेंगे, ठीक है। बाकी ये अब इस फॉर्म में आया था 7 पॉइंट यानी कि पॉइंटों के फॉर्म में आया था, हो सकता है ये इसी फॉर्म में आ जाए तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इस वर्ष टमाटर की कीमत पिछले वर्ष की तुलना में 20% अधिक हो गई। पिछले वर्ष एक टमाटर की कीमत 10 रुपये और एक आलू की कीमत 5 रुपये थी, ठीक है। पिछले वर्ष की अगर बात करूं तो पिछले वर्ष क्या था कि एक टमाटर था, टमाटो और एक पोटैटो था, यानी कि आलू। यहाँ पर जो टमाटर की कीमत थी, एक टमाटर की 10 रुपये थी और एक आलू की कीमत 5 रुपये थी, ठीक है। अब सवाल में बोला कि टमाटर की कीमत पिछले वर्ष की तुलना में 10-20% की वृद्धि होगी, 20% बढ़ गया, तो इसका मतलब टमाटर अब कितने का हो गया, टमाटर अब हो गया 12 रुपये का, ठीक है। पहले 10 रुपये का था, अब 12 रुपये हो गया, ठीक है। इस वर्ष 5 आलू 3 टमाटर खरीदने के लिए 22 अधिक लगते हैं, यानी कि इस वर्ष लगते हैं अधिक, यानी कि अगर इस वर्ष अधिक लगते हैं तो मैं पिछले वर्ष की निकाल सकता हूँ कि 5 आलू कितने के थे भाई, एक आलू की कीमत 10 रुपये, तो 5 आलू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये टमाटर की सॉरी यहाँ पर ये 5 आलू है, ठीक है। मैंने थोड़ी बड़ा गलत कर दी यहाँ पर दिया हुआ है, ये उल्टा दे दिया है। यहाँ पर इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। यहाँ पर आलू इधर कर दिया है और इधर टमाटर पहले था, तो 5 आलू इधर हो जाएंगे, ठीक है। 5 यानी कि 25 रुपये कीमत थी पहले आलू की, और 3 टमाटर खरीदने के लिए कितने रुपए, यानी कि 3 के लिए 30 रुपये देने पड़ते थे, ठीक है। तो 30 और 25 ये कितने हो गए, ये हो जाएंगे 55, यानी कि मुझे पहले 55 रुपये देने पड़ रहे थे इनके लिए, किसके लिए, 3 टमाटर और 5 आलू खरीदने के लिए पहले मुझे 55 रुपये देने पड़ते थे। अब मुझे 22 रुपये अधिक लग रहे हैं, यानी कि मुझे 22 रुपये अधिक लग रहे हैं, इसका मतलब मुझे 77 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। पहले की अपेक्षा मुझे 77 रुपये पे करने पड़ रहे हैं यहाँ पर। 3 आलू की कीमत तो 30 थी, अब कितनी है, 3 आलू की कीमत 3 से गुणा करूँगा यहाँ पर, यानी कि 12 3 36 है, यहाँ पर 36 हो जाएगी आलू की कीमत। 77 रुपये सबके लिए हैं, यहाँ पर 77 रुपये सबके लिए हैं और 36 रुपये केवल टमाटो के लिए है यहाँ पर। तो आलू की कीमत कितनी हो जाएगी आलू की, तो आलू की कीमत हो जाएगी 77 में से 36 घटाऊंगा तो 41 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। यानी कि जो 5 पोटैटो थे मेरे, उनके लिए उनकी कीमत है वो 41 रुपये है, 5 अट्ठे 40, 8.2 यानी कि 8.2 रुपये का एक आलू है इस समय पर। अब सवाल बोला है कि आलू की कीमत में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। भाई पहले आलू की कीमत कितनी थी, 25 रुपये थी, अब कितनी हो गई, 41 रुपये। तो कितने रुपये बढ़ गए, 16 रुपये बढ़ गए। और कितने पर बढ़े हैं ये 25 पर बढ़े हैं, गुणा 100 कर दूंगा तो 25 चौका 100 और 16 चौका 64, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। 64% आलू की कीमत में वृद्धि हो गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के लागत मूल्य में 7.5% की कमी होने पर एक दुकानदार 7400 रुपये की राशि से पहले की खरीदी जाने वाली वस्तु की तुलना में 15 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है, ठीक है। यहाँ पर 7.5% है, 7.5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 75/1000 लिख सकता हूँ, ठीक है। 75/1000 लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने पॉइंट भी हटा दिया और मैंने यहाँ पर परसेंट भी हटा दिया, पॉइंट परसेंट दोनों हटा दिए। मैं 25 या 75 और 25 चौका 100 यानी कि 3/40 लिख सकता हूँ, 3/40 लिख सकता हूँ, मतलब मेरी ये 7.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 3/40 की है, ठीक है। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले उसकी कीमत अगर 40 रुपये थी तो वो कम होकर के कितनी होगी, 37 हो गई, ठीक है। और उसकी जो परचेसिंग एबिलिटी थी, ठीक है, तो वो इसकी अपोजिट हो जाएगी। पहले 37 किलोग्राम खरीद सकती थी और अब वो 40 किलोग्राम खरीद रही है, ठीक है। ये इसकी अपोजिट होती है यहाँ पर, यानी कि इसके अनुक्रम के अनुपात में होती है। अब सवाल में बोला था कि पहले की खरीदी जाने वाली वस्तु की तुलना में 15 किलोग्राम अधिक खरीद सकती है। पहले 37 खरीदी थी, अब 40 खरीद रही है, तो कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, ये बढ़ रहा है यहाँ पर 3 किलो, यानी कि 3 किलो अधिक खरीद सकती है, जो किसका मान है 15 किलोग्राम के बराबर है। 3 का मान 15 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 1 का मान अगर 5 है तो पहले कितना किलोग्राम खरीद रही थी वो, 5 सत्ते 35 और 5 दिया 15 और 3 18, 185 किलोग्राम खरीदी थी 7400 रुपये में, ठीक है। पहले की खरीदी हुई राशि है यहाँ पर, तो 7400 रुपये में 185 का मान किसके बराबर है, 7400 रुपये के बराबर हो जाएगा। इससे मैं इसको काटूँ तो 40 गुना हो रहा है यहाँ पर, तो मैं कह सकता हूँ कि उस वस्तु की जो लागत है वो 40 रुपये है पहले, ठीक है। पहले 40 रुपये थी, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर 40 है तो इसका मतलब घटी भी 37 की होगी, ठीक है। सवाल में देखते हैं क्या सवाल पूछा कि वस्तु की कटौती से पूर्व, तो कटौती से पूर्व तो यही है हमारी इधर, ठीक है। कटौती से पूर्व की जो हमारा कीमत है तो वो 40 रुपये ही है यहाँ पर। आगे बोला है कि कटौती से पूर्व की क्रय मूल्य पर 32% का लाभ प्राप्त करने के लिए
मैं 32% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 32.5% को क्या लिख सकता हूँ, इसको 325/1000 लिख सकता हूँ। यानी कि मैंने परसेंट भी हटा दी और पॉइंट भी हटा दिया। 25 से काटूंगा, 25 ही करना 25 आ जाएगा, यहाँ पर 7 बचेगा और 25 या 75 और 25 चौका 100। ठीक है, 25 चौका यानी कि 13/40 लिख सकता हूँ, नहीं 13/40 लिख सकता हूँ इसको मैं। तो यहाँ पर बोला है कि लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को, यानी कि अगर 40 रुपए की कोई वो चीज है तो 13 रुपए का लाभ दे रही है, तो 53 रुपए में बिक रही है वो। ठीक है, 53 रुपए में बिक रही है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर मैं लाभ प्राप्त करूँ तो 53/40 से यहाँ पर गुणा कर दूंगा, 40 से 40 कट जाएगा तो मेरा एसपी बन जाएगा। एसपी मेरा 53 रुपए होना चाहिए। कितना? 32.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए 40 रुपए पर, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 53 रुपए। अगर कोई बच्चा इस तरह से ना भी कर पाए तो इसका दूसरा तरीका भी है करने का। ठीक है, मैं फिर किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक हॉस्टल में 42 छात्र हैं। 13 नए छात्रों के आने की वजह से मेस का खर्च 30 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि एक छात्र का दिन का औसत ₹3 घट जाता है। तो शुरुआत में मेस का खर्च ज्ञात करना है। यहाँ पर वह हॉस्टल में है, 42 छात्र थे पहले। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें 13 छात्र आ गए। 13 छात्र आ गए तो कितने हो गए, अब 55 छात्र हो गए। अब ठीक है, 55 छात्र हो गए। इनसे क्या हुआ कि जो इस वजह से मेस का खर्च था वो 30 रुपए प्रतिदिन का बढ़ गया। मैं मान सकता हूँ कि एक छात्र का एक दिन का औसत ए मान लूंगा। यहाँ पर मैं एक छात्र का एक दिन का जो औसत है वो ₹1 ए मान लूंगा। यहाँ पर तो 42 छात्रों का कितना हो जाएगा, 42 छात्रों का हो जाएगा 42 ए। ठीक है, 42 ए। यहाँ पर ये कितना बढ़ गया था, 30 रुपए बढ़ गया था। यहाँ पर ये टोटल में 30 रुपए बढ़ गया था यहाँ पर, जब ये 13 छात्र आए थे, इससे ये फर्क पड़ा था यहाँ पर। ठीक है, कितना बढ़ गया था, 42 ए से प्लस 30 हो गया था। और इसके साथ में एक काम और हुआ था कि इसमें 3 औसत खर्च जो था वो 3 रुपए घट गया था। जो औसत खर्च था ये 3 रुपए घट गया था, यहाँ से 3 रुपए घट गया था। और ये किस पर घटेगा, सब पर ही तो घटेगा। ये 55 छात्र है तो 55 के 55 पर घटेगा। यहाँ से इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ। ये 42 ए है, ठीक है, ये 30 हो जाएगा। इसको मैं जब अंदर गुणा करूँ तो 55 ए और माइनस का 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और 1 16 हो जाएगा। यहाँ पर इसे इधर ले जाऊंगा, इसे इधर ले जाऊंगा, यानी कि 55 ए में से 42 आ जाएगा तो मेरा कितना बचेगा, यहाँ पर 13 ए बचेगा। और ये इसमें जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 165 में जोड़ूंगा तो 195 हो जाएगा। यहाँ पर इसको काटूंगा, 13 कम 13 और 13 पंजे 65, यानी कि ए का मान जो आ गया वो 15 आ गया। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि पहले एक छात्र का दिन का औसत जो है वो 15 रुपये था। सवाल में पूछा है शुरुआत में मेस का खर्च ज्ञात करना। तो ये तो एक बच्चे का था, यानी कि एक छात्र का था 15। तो अगर मैं पूरे शुरुआत में कक्षा का अगर देखूंगा तो 42 से मुझे गुणा करनी पड़ेगी। 15 गुणा 42, 15 गुणा 42 करूंगा तो 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, यानी कि 630। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। 630 रुपये खर्च था पहले मेस का। अगला क्वेश्चन ये है, 847 गुणा 385 गुणा 675 गुणा 300 और 3050, और ये इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से दिया हुआ है 847 और गुणा 385, इसके अलावा 675, इसके अलावा 30 25 और बराबर में जो दिया हुआ है, बराबर में इस तरह से दिया हुआ है 3 की पावर ए और यहाँ पर 5 की पावर बी दी हुई है और 7 की पावर सी और गुणा 11 की पावर डी दिया हुआ है यहाँ पर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी माइनस सी डी का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, तो 847 को अगर देखा जाए तो 847 को हम कैसे लिख सकते हैं, 847 इसमें मैं 7 से गुणा करके देख सकता हूँ कि कट रहा है क्या, 7 से बिल्कुल कट रहा है ये। ठीक है, 7 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, यानी कि इसको मैं 7 गुणा 11 की पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, 7 गुणा 11 की पावर 2 लिख सकता हूँ इसको मैं। 385 है यहाँ पर। ठीक है, 385 को क्या लिख सकता हूँ, इसको 11 से कट जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, 11 तिया 33 और 11 पंजे 55। ठीक है, 11 3 और गुणा 5, 5 847, 385, 675 और 3025, इस तरह से दिया हुआ है। इनकी गुणा यहाँ पर दी हुई है और बराबर में दिया हुआ 3 की पावर है, 5 की पावर बी, 7 की पावर सी और 11 की पावर डी। यहाँ पर 847 को मैं 7 गुणा 11 की पावर 2 कर सकता हूँ। किस तरह से करेंगे हम, इस तरह से करेंगे। 847 है यहाँ पर, इसको मैं पहले गुणा करूंगा 7 से। यहाँ पर 7 से गुणा करूंगा, 7 एकम 7 आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, यानी कि 11 का वर्ग है तो 11 का वर्ग गुणा 7 लिख सकता हूँ। ये मैं 7 गुणा 11 का वर्ग लिख सकता हूँ। इसी तरह से 385 को कर लूंगा, 675 कर लूंगा, 3025 को मैं कर लूंगा इसी तरह से। जब से मैंने सबको ये कर लिया यहाँ पर, अब मैं देखूंगा यहाँ पर 3 कितने हैं, तो 3 की पावर में यहाँ पर 3 है, 5 की पावर में ए 2 और 2 4 1 5, यानी कि 5 की पावर में कितने हैं यहाँ पर,
एक 5 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, यानी कि 5 की पावर में 5 है यहाँ पर, ठीक है। 5 की पावर में 5 आ जाएंगे और 5 की पावर में 5 और 7 में कितने हैं, 1 2, यानी कि 7 की पावर में केवल 2 है यहाँ पर। 7 की पावर 2 हो जाएगी और 11 पर कितने हैं, 2 यहाँ पर है, 3 और 2 5, 11 की पावर 5 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। गुणा में जो होती हैं वो घातें जुड़ती हैं, जब इनकी गुणा करेंगे ना आपस में सबकी, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इनकी अगर मैं तुलना करूँगा तो यहाँ से ए का मान 3 आ जाएगा, बी का मान 5 आ जाएगा, सी का मान 2 आ जाएगा और डी का मान यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। ये इस तरह से मैं तुलना कर लूँगा। यहाँ पर मुझे ज्ञात क्या करना है, मुझे ज्ञात करना है ए बी माइनस सी डी, यानी कि ए बी और माइनस का सी डी, 3 5 या 15 तो 2 पंजे 10, यानी कि घटाऊंगा 15 में से 10 को तो 5 आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा सवाल था वैसे ये सवाल। ये 3 व्यक्ति ए बी और सी एक ही बिंदु से 120 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये एक वृत्ताकार मैदान है, कुल मिला के सभी सवाल इसमें अच्छे लिए हुए हैं। ये एक वृत्ताकार मैदान है, यहाँ पर 120 मीटर का ये ट्रैक है पूरा, और वो एक बिंदु से आरंभ करते हैं। मान लिया यहाँ पर है तीनों इस समय पर, ठीक है। इसमें क्या देगा कि ए और बी जो है वो दक्षिणावर्त कैसे होगा, जिस तरह से घड़ी घूमती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इधर को, ये दक्षिणावर्त इधर को हो जाएगा, तो ए और बी इधर को दौड़ रहे हैं, ए भी इधर दौड़ रहा है और बी भी इधर को दौड़ रहा है, और सी जो है वो इसके अपोजिट दौड़ रहा है। सी जो है वामवर्त दिशा में दौड़ रहा है, सी दौड़ रहा है इधर को यहाँ पर, ठीक है। ए की स्पीड और बी की स्पीड कितनी है, 13, ए की है यहाँ पर 13 और बी की है 5 मीटर पर सेकंड की इनकी चाल है यहाँ पर, सी की 7 मीटर पर सेकंड की यहाँ पर चाल है। ये इस तरह से दौड़ रहे हैं। यहाँ पर सवाल में बोला है कि ऐसे कितने अलग अलग बिंदु हैं जहाँ पे ट्रैक पर मिलेंगे, ठीक है। अब कहाँ पर मिलेंगे, ये हम इसको कैसे करेंगे, जब ये पहले तो हमें इनका ये देखना पड़ेगा ये आपस में मिल कब रहे हैं, यानी कि ए और बी कब मिल रहे हैं, ए और सी कब मिल रहे हैं, ठीक है, या बी और सी ये एक कब मिल रहे हैं, ए और बी ये कब मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जब ये 120 मीटर की ये दूरी है यहाँ पर, ठीक है, 120 मीटर का ट्रैक है यहाँ पर। जब ए और बी मिलेंगे, ए और बी कब मिलेंगे, जब ये एक साथ दौड़ रहे हैं सामने को ये, तो इसकी सापेक्ष चाल कितनी होनी चाहिए एक साथ मिलने के लिए, घटेगी, 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा, ठीक है। तो ये कब मिलेंगे, ए और बी कब मिलेंगे, जब मेरी चाल क्या होगी, इनकी सापेक्ष चाल क्या होगी, 13 में से अगर एक साथ दौड़ना है आमने से, एक साथ मतलब एक ही दिशा में दौड़ना है, तो सापेक्ष चाल के लिए हमें क्या करना होता है, घटानी होती है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं काटूंगा यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। तो मैं कह सकता हूँ कि ए और बी जो मिलेंगे 15 सेकंड के बाद मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये मीटर में था और ये मीटर पर सेकंड में चालती है इनकी, तो मीटर से मीटर कटेगा, यानी कि 15 सेकंड में ए और सी कब मिलेंगे, ए और सी कब मिलेंगे, जब इनकी चाल में जोड़ूंगा, क्योंकि ये अब ये आमने सामने आ रहे हैं, ए इधर को जा रहा, सी इधर को जा रहा है, ये आमने सामने दौड़ रहे हैं, ये आमने सामने आएंगे तो इनकी चाल जुड़ेगी, 13 और 7 20 हो जाएगा, यानी कि 120 को और मैं 10 से भाग करूंगा, ये 20 से सॉरी, ठीक है, 20 हो जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा 6, यानी कि 6 सेकंड के बाद ये मिलेंगे कौन, ए और सी। बी और सी कब मिलेंगे, बी और सी भी इसी तरह से मिलेंगे, जब ये आमने सामने जोड़ेंगे तो 7 5 12 आ जाएगा, यानी कि 10 सेकंड के बाद मिलेंगे, ठीक है, 10 सेकंड के बाद मिलेंगे यहाँ पर। ये सवाल में बोला है कि ऐसे कितने अलग अलग बिंदु हैं जहां पर वे ट्रैक पर मिलेंगे, यानी कि इनका एलसीएम 15 6 और 10, इनका एलसीएम मुझे चाहिए होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे इनका एलसीएम चाहिए होगा, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 10 और 6 का इनका एलसीएम हो जाएगा 30। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, आसान है यहाँ पर, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 30, यहाँ पर एलसीएम 30 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। सवाल में पूछा है कि ऐसे कितनी अलग अलग बिंदु हैं जहां पे ट्रैक पर मिलेंगे, तो वो कितने बिंदु होंगे, 120 बटे 30, यानी कि 4 ऐसे अलग अलग बिंदु हैं जहां पर भी मिलेंगे, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि कोई आयताकार प्लाट 420 मीटर लंबा और 84 मीटर चौड़ा है, इसकी सभी भुजाओं के अनुदिश अर्धवृत्तीय फुलवारियां बनी हुई हैं, पूरे प्लाट का क्षेत्रफल x है, तो x का मान बताना है, हेक्टेयर के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक आयताकार प्लाट है ये, ठीक है, ये आयताकार प्लाट है। यह आयताकार प्लाट बन गया। यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो 420 मीटर है और चौड़ाई इसकी 84 मीटर है यहाँ पर, ठीक है। इसमें जो बनी हुई ना फुलवारी है वो अर्धवृत्ताकार के रूप में इस तरह से बनी हुई है, ठीक है, ऐसे यूं बनी हुई है।
ये अर्धवृत्ताकार के रूप में फुलवारियाँ यहाँ पर बनी हुई है। तो सवाल में बोला है कि पूरे प्लाट का क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले हमें तो इसका चाहिए होगा, इसका चाहिए होगा और इनका चाहिए होगा। तो पहले इसका निकालें, कितना आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 420 और गुणा 84, ठीक है। और प्लस का चाहिए होगा, इन सब का चाहिए होगा। इसका भी यहाँ पर भी 84 है और ये भी 420 मीटर की इसकी लंबाई है, 84 हो जाएगी। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये आधा है और ये आधा है यहाँ पर, तो मिलकर पूरा बन जाएगा ये एक। ये अगर यहाँ पर अर्धवृत्त है और यहाँ पर भी अर्धवृत्त है तो मिलकर कोई एक पूरा बन जाएगा। 84 जो है इसका व्यास है यहाँ पर 84, तो 42 क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी मुझे। यानी कि मुझे जो मिल रहा है यहाँ पर पूरा एक गोला मिल रहा है जिसकी त्रिज्या क्या है, एक गोला मतलब एक वृत्त मिल रहा है मुझे यहाँ पर, गोला नहीं है वृत्त, वृत्त बताया गया इसमें। तो वृत्त मिल रहा है तो वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 42 सेंटीमीटर हो जाएगी, 42 सेंटीमीटर इस वाले की। तो मुझे जो चाहिए होगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर यानी कि 42 का वर्ग, ठीक है। यह हो जाएगा यहाँ पर पूरा मिल गया यहाँ पर। अब प्लस में और क्या मिलेगा, इस वाले का मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी मुझे पूरा एक गोला वृत्त मिल जाएगा जिसकी जो त्रिज्या होगी इसकी आधी होगी यानी कि 210 की होगी, यानी कि 210 का वर्ग, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से पाई तो यहाँ पर कॉमन है ही, 420 और गुणा 84 प्लस पाई यहाँ पर आ जाएगा। 42 का वर्ग कितना होगा, 42 का वर्ग मैं निकालूंगा यहाँ पर, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6 आ जाएगा, हाथ से लगेगा 4 चौक 16 17, 1764 जो होगा वो 42 का वर्ग आ जाएगा यहाँ पर। 1764 42 का वर्ग हो गया। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि एक 42 यहाँ पर है, एक 42 यहाँ पर है, 42 दूनी 84 यानी कि 20 गुणा 42 का वर्ग है यहाँ पर, ठीक है। और 42 का वर्ग कितना है, 1764 गुणा 20, ठीक है। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर पाई और फिर एक यहाँ पर लिख सकता हूँ 1764, 42 का वर्ग आ जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर भी एक 42 देख सकता हूँ, 21 दूनी 42 हो जाएगा यहाँ पर और गुणा 5 ये लिख सकता हूँ, यानी कि 42 गुणा 5 करूँगा तो 210 आ जाएगा। तो एक 42 मुझे मेरे पास यहाँ पर भी है, तो क्या मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता, 1764 गुणा 5 यानी कि 5 का वर्ग 25, इस तरह से भी लिख सकता हूँ, मैं आसानी से लिख सकता हूँ। यहाँ पर क्या करूँगा मैं, 1764 और 1764 पाई यहाँ और एक 25 यहाँ है, तो कुल मिला के ये जो बचेगा मेरे पास 1764 गुणा 20 और प्लस का ये आ जाएगा मेरे पास 1764 गुणा 26 पाई, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर 1764 पाई अगर मैं बाहर निकालूंगा तो 1764 पाई यहाँ से भी निकलेगा, 25 और 1 26 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से समझ सकते हो। तो यहाँ पर ये सॉल्व करने का तरीका आसान होना चाहिए, वरना अगर हम सबकी यहाँ गुणा करूँगा तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको आसान बना रहा हूँ। तो यहाँ पर 1764 गुणा 20 की जब इसकी गुणा, अब देखो यहाँ पर गुणा कितनी आसान होगी, 2 चौक 8 आ जाएगा यहाँ पर और 2 छंग 12 और यहाँ पर आ जाएगा 2 सत्ते 14 और 1 13 और 2 एकम 2 यानी कि 23,280 आ जाएगा यहाँ पर। नहीं ये गलत हो गई यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर 5 बनेगा यहाँ पर, ठीक है। ये 25 आ जाएगा यहाँ पर, 25,280 तो यहाँ पर आ जाएगा। प्लस में और क्या है यहाँ पर 1764 और गुणा 26 पाई। अब 1764 और गुणा 26 और गुणा 22/7 करूँगा, 7 से इसको काटूंगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और गुणा 26 गुणा 22 करूँगा यहाँ पर मैं, ठीक है। अब मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ पर देखो गुणा कितनी आसान हो गई, यहाँ पर गुणा आसान हो गई। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इसको आराम से आसानी से गुणा कर सकता हूँ। 2 चौक 8, 2 छंग 12 और यहाँ पर आ जाएगा 2 सत्ते 14 और 1 15 और 2 एकम 2 1 3, 35,280 तो ये हो जाएगा। और प्लस अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको पाई को मैं बदल दूंगा, पाई को मैं अब यहाँ पर मुझे बदलना पड़ेगा 1764। हालांकि 1764 यहाँ पर भी था लेकिन ये फिर 26 पाई यानी कि फिर कटता नहीं यहाँ पर, ये 22/7 और गुणा 26 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको काटूँ 7 दूनी 14 और बचेगा 1, 7 दूनी 14 3 बचेगा, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14 22 गुणा 26 ये बचेगा यहाँ पर। और जब इसकी इन सब की मैं गुणा करूँगा तीनों की, अब जो मेरे पास जो यहाँ पर गुणा करने में सबसे कठिन है बस यही रह गया है, ठीक है। इन तीनों की गुणा करनी है, बाकी ये जो है मेरा बहुत आसानी से यहाँ पर मैंने कर लिया है। तो इसकी जब मैं गुणा करूँगा मुझे बस इसमें यहाँ पर गुणा करनी है, इसमें मुझे समय लगेगा। तो इसकी गुणा जो आ जाएगी वो 144 आ जाएगी, इसकी गुणा 144 आ जाएगी, ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, ये 4 आ जाएगा, 8 4 12 का 2 आ जाएगा, 3 और 1 4 आ जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा 5 4 9 आ जाएगा और 5 4 9 यानी कि इसको जोड़ने पर जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 179 424, ये यहाँ पर मेरा आ जाएगा 17 17 और आएगा यहाँ पर ये, ठीक है।
तो ये जोड़ने पर मेरा इतना आ जाएगा 17, 94, 24। अब ये जो आया मेरा मीटर स्क्वायर में आया है यहाँ पर, ये मीटर स्क्वायर में आया है। मुझे क्या करना होगा, मुझे बनाना होगा हेक्टेयर में। तो एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो एक मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदलूंगा तो ये 1,000 जो है नीचे चला जाएगा इसके, और मेरा पॉइंट जो रहेगा, मेरा पॉइंट यहाँ पर लगेगा, इन चार के इधर लगेगा। 17.9, 17.9 के साथ आएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मेरा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन है इस सवाल में, लेकिन मैंने थोड़ी सी कम करने की कोशिश की है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर एक निश्चित काम करने के लिए ए बी से 7% अधिक सक्षम है। यहाँ पर ए है और बी है। ए 7% अधिक का मतलब होता है 6/10 हो जाएगा, यानी कि 3/5 हो जाएगा, ये लिख सकता हूँ। यानी कि कौन अधिक है? ए अधिक है सक्षम, यानी कि अगर बी की एफिशिएंसी 5 है तो ए की कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इसी तरह से बी सी से 10% कम सक्षम है। 10% का मतलब होता है 9/10। ये बी और सी है यहाँ पर। ठीक है, बी और सी है, यानी कि बी सी से कम है, यानी कि बी सी से 10% कम सक्षम है। बी की अगर मैं मान लूंगा, यहाँ पर बी सी से 10% कम सक्षम है, तो यहाँ पर सी की मान लूंगा। अगर मैं यहाँ पर 10 मान लूंगा तो ये बी हो जाएगा 9, तभी तो मेरा ये बी कम होगा। बी सी से कम है ना, तो सी मुझे अधिक होना चाहिए, इससे कम है यहाँ पर ये। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें इसकी गुणा करूंगा मैं यहाँ पर 9 से, और इसकी गुणा करूंगा मैं यहाँ 5 से, दोनों तरफ ये मेरे बराबर हो जाएंगे। तो मेरे पास अनुपात मिल जाएगा मुझे। 9 8 72 और 5 9 45, 5 9 45 मेरे पास एक ही बार लेना, और 5 2 50, यानी कि मेरे पास जो इनका रेशियो आ गया, ये आ गया यहाँ पर निकल के। ठीक है, और भी तरीके होते हैं इनके रेशियो बैलेंस करने के। ठीक है, मैं इसी तरह से कर सकता हूँ। 72, 45 और 50, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए मैंने ये गुणा कर ली थी। यहाँ पर ये मेरे पास तीनों का इनका रेशियो आ गया। किस चीज़ का रेशियो आ गया? इनके एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ए बी सी का। यहाँ पर ये ए बी सी क्रम में है। अब आगे बोला है कि सी अकेले उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। सी की एफिशिएंसी कितनी है? सी की एफिशिएंसी है 50, तो सी उस काम को कर सकता है 36 दिन में। तो टोटल काम मिल जाएगा मुझे यहाँ पर 5 छंग 30 और 5 तिया 15, 180, यानी कि 1800 काम मेरे पास टोटल है यहाँ पर। इसमें 1800 काम मुझे मिल गया। अब बोला है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, और ए और बी ने काम पूरा होने से पहले 2 दिन और 5 दिन पहले छोड़ दिया। ए ने 2 दिन और बी ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, तो मैं ये देख सकता हूँ कि अगर वो काम ना छोड़ते पहले तो कितना काम कर सकते थे। ए कितना काम कर लेता 72 की एफिशिएंसी से। तो ए से ए की गुणा 2 से करूंगा, इसको कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर वो काम ना छोड़ता तो 144 काम करता। बी अगर काम ना छोड़ता तो बी कितना काम करता? 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, वो इतना काम करते हैं। टोटल कितना काम करते हैं? 5 4 9 6, 369 काम करते हैं ये अगर काम ना छोड़ते तो 369 काम करते। तो मैं इसमें ये करूँगा कि मुझे टोटल काम मान लूँगा 1800, और प्लस में ये 369, यानी कि 2169 में टोटल काम ले लूँगा। यहाँ पर ये मेरा 2169 टोटल काम आ जाएगा। ठीक है, और ये छोड़कर चले गए हैं, ऐसा मैंने ऐसा क्यों किया है, इसमें को इसलिए जोड़ा है कि मैं इनको मानूंगा कि ये मेरे पास है। अभी ये काम कर रहे हैं वहाँ पर, इनसे काम कराना है अभी। इनकी सभी की एफिशिएंसी लेनी है यहाँ पर। 72, 45 और 50 कितनी हो जाएगी यहाँ पर? ये हो जाएगी 100, यानी कि 167 हो जाएगी यहाँ पर ये। ठीक है, 167 हो जाएगी। 5 और 2 7, 5 4 9 और 7, ठीक 167 हो जाएगी यहाँ पर। 167 की इनकी टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी यहाँ पर मेरे पास। ठीक है, जब मैं इसको इससे भाग करूंगा तो ये जो आंसर आएगा मेरा, यहाँ पे मैं इसके जब गुणा करके देखूंगा तो 12.9 के करीब आएगा। और इसमें नोटा ये गलत दे दिया यहाँ पर। अगर यहाँ पर लगभग में पूछा है यहाँ पर, तो नोटा की तो आवश्यकता होनी नहीं चाहिए फिर। ठीक है, तो 12.9 आएगा मेरा, तो फिर मैं इस हिसाब से कह सकता हूँ नोटा है, लेकिन नहीं, इसमें लगभग पूछा है, तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 13। ठीक है, 12.9 के करीब ये आएगा यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, एक गेंद 120 मीटर की ऊंचाई से गिराई गई। यदि जमीन से टकराने के बाद उसकी ऊंचाई प्रारंभिक ऊंचाई का 80% रह जाए तो उसे विराम में आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, इस सवाल को किस तरह से करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला हम याद कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है इसके लिए? जो डिस्टेंस होगी ना, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसी होगी? डिस्टेंस होगी h गुणा r+1, ये हो जाएगा, ये आप 1+r कर सकते हैं इसको। ठीक है, 1+r, और r+1 भी रख दें, कोई दिक्कत नहीं, और 1 - r, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर इसमें d क्या है? डिस्टेंस है,
और एच क्या है 120 में जितनी मीटर की दूरी से गिराई जाती है ये, ठीक है। और 80% रह जाती है, यानी कि कितना रह जाती है 80% मतलब 80/100, यानी कि मैं इसको काटूंगा तो ये आ जाएगा 2 चौका और 2 पंजे 10, यानी कि ये आर का मान है। आर का मान जो है कितना है 4/5 है, वो मैं इसमें रख दूंगा, मेरी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। अगर मुझे ये याद है तो मैं आसानी से कर सकता हूँ इसको। डी का मान हमें ज्ञात करना है, एच का मान कितना है 120 है यहाँ पर, और गुणा 1 + r, यानी कि 1 + 4/5, और बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा 1 - 4/5 यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा इसमें 120 गुणा, ये ऊपर आ जाएगा 9/5 और नीचे आ जाएगा यहाँ पर 1/5, 5 से 5 काट दूंगा, 12 × 108 आ जाएगा, यानी कि 1080 मीटर दूरी तक जाएगी वो। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यह है कि एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित एवं अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात जो है 4:1 के अनुपात में था। यदि 90 कम ने आवेदन किया होता और 20 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात 5:1 होता। कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, ठीक है। यहाँ पर जो है चयनित यानी कि सिलेक्टेड है और नॉन सिलेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर टोटल है दिए हुए ये, इसमें इनका अनुपात दिया हुआ है यहाँ पर चयनित और अचयनित का, यानी कि चयनित सिलेक्टेड कितने हैं 4 है और अचयनित कितने हैं 1 है, टोटल कितने हैं 5 है यहाँ पर, ठीक है। बोला है यदि 90 कम ने आवेदन किया होता, ठीक है, 90 कम ने आवेदन किया होता और 20 कम चयनित होते, यहाँ पर जो चयनित है अगर वो 20 कम होते, 20 कम चयनित होते यहाँ पर, और 90 कम ने आवेदन किया होता, 90 कम ने आवेदन किया होता, तो सवाल में बोला है तो चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात कितना होता, 5:1 का होता है, ठीक है, 5:1 का होता है यहाँ पर। ये बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर माइनस का 20 है तो यहाँ पर मुझे कितने कम अचयनित लेने होंगे ताकि मेरा 90 बन जाए, माइनस के 70 लेने होंगे, ठीक है। माइनस का 20 और माइनस का 70 तभी तो जुड़ करके माइनस का 90 बनेंगे, माइनस का 20 माइनस का 70 बराबर 90 बनेंगे, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास 70 कम अचयनित होंगे तब मेरे पास ये अनुपात होना चाहिए। तो इस स्थिति में क्या करते हैं हम, इसको यहाँ ना लिख करके इनको हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 20 और माइनस का 70, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ये 4 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ से ये 5 आ जाएगा, जो मैं करता हूँ अक्सर सवालों में यहाँ पर। वही तरीका मैं इसमें भी अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं वही तरीके ज़्यादा अप्लाई करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए। यहाँ पर मैं गुणा करूँगा तो यह आ जाएगा माइनस का 20 और यह आ जाएगा माइनस का 5 × 7 = 35, 350। यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना डिफरेंस है, डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा, जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा 350 में से 20 जाएगा तो 330 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, 330 बचेगा यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, यहाँ 330 का, मैं कह सकता हूँ कि 1 का मान जो है वो 330 है, ठीक है, 1 का मान 330 है। सवाल में क्या पूछा है कि कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, तो टोटल आवेदन किया था 5 ने, ठीक है। 5 से गुणा कर दूंगा यहाँ पर, 5 से गुणा करूंगा, 5 × 15 और 5 × 15 और 1 16, यानी कि 1650 अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। बाकी इसका एक बेसिक तरीका है, उसमें काफ़ी समय लग सकता है, ठीक है। इस सवाल को अगर इस तरह से समझ लेंगे तो बेटर होगा। दोबारा देख सकते हैं वीडियो। अगला क्वेश्चन है कि एक खोखला गोलाकार बर्तन, इसकी बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या ये है, इसमें दी हुई है। भाई आर का मान कितना है, आर का मान दिया हुआ है यहाँ पर 10.5 और इसका दिया हुआ है यहाँ पर जो छोटे उसकी त्रिज्या है 7.7 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो खोखले गोले का जो आयतन होता है, यहाँ पर क्या पूछा है, गोले का द्रव्यमान पूछा है। द्रव्यमान के लिए मुझे क्या होगा, क्या चाहिए, मुझे आयतन चाहिए, ठीक है। जो गोले का जो द्रव्यमान होता है ना, या किसी चीज़ का द्रव्यमान होता है ना, धातु का द्रव्यमान, तो ये होता है आयतन गुणा घनत्व, ठीक है, आयतन गुणा घनत्व होता है ये, ठीक है। और ये फिजिक्स में यानी कि जीएस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये भी याद रखने वाली चीज़ है यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर आयतन चाहिए होगा, इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन होगा 4/3 पाई r⁻³ माइनस का r⁻3, ठीक है, यहाँ पर ये होगा। अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ पर आयतन जो भी निकल के आएगा उसकी गुणा हम यहाँ पर कर देंगे 10.3 ग्राम से, मेरा आंसर आ जाएगा। ये सवाल आपके लिए है, आप इसमें कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन है इस सवाल में। अगला क्वेश्चन ये है कि पाइप ए बी सी एक टैंक को क्रम से 10, 15, 30 घंटे में भर सकते हैं। ये पाइप ए है, ये बी है और ये सी है। ये भरने वाला पाइप है, ये भरता है 10 में, ये भरता है 15 और ये भरता है 30 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में भर रहे हैं यहाँ पर। एक पाइप डी भी है इसमें, ठीक है, एक पाइप डी है जो x घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। तो पाइप ए बी सी को एक साथ 3 घंटे के लिए खोला जाता है। तो पहले मैं इन पाइप को तीनों की मैं ले लूँगा एलसीएम आ जाएगा मेरे पास इनका 30, यानी कि 30 जो है वो टोटल टैंक की क्षमता हो जाएगी, ये मैं मान सकता हूँ।
ए की जो एफिशिएंसी होगी 3 हो गई, यानी कि ए जो है वो 1 घंटे में 3 लीटर भर सकता है। बी जो है वो 1 घंटे में 15 दूनी 30 2 लीटर भर सकता है। और सी जो है वो 1 घंटे में 1 लीटर भर सकता है। ये एफिशिएंसी का मतलब होता है। ठीक है। अब सवाल में बोला कि एक एबीसी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है। 3, 2, 5 और 1 6, यानी कि 6 एफिशिएंसी से काम करेंगे 3 घंटे तक तो 18 लीटर की टंकी भर जाएगी। ठीक है। ये भरने वाले हैं तो 18 लीटर की टंकी, वो 18 लीटर भर जाएगी टंकी। अब क्या है, इनको बंद कर दिया जाता है और इनको बंद कर दिया जाता है। अब इनको बंद कर दिया और डी को खोल दिया जाता है, यानी कि अब जो 18 लीटर की टंकी भरी है उसको डी खाली करने लगेगा। ठीक है। जो अकेले टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है। 30 घंटे में वो खाली कर सकता है, 30 घंटे में। तो यहाँ पर मैं इसकी एफिशिएंसी भी निकाल सकता हूँ, बटे 30 कर दूंगा इसको। ठीक है। तो ये काटूंगा 6 × 18 और 6 × 5 = 30, यानी कि 0.6 आ जाएगा। यानी कि इसकी भी जो एफिशिएंसी होगी वो 0.6 की होगी। डी की जो एफिशिएंसी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी, 0.6 की आ जाएगी। ठीक है। 0.6 की। बोला है कि एक्स का मान बताना है। एक्स का मान क्या होगा, यानी कि यहाँ पर एक्स घंटे में भर रहा था ना, तो मैं ये बताना है। तो ये कहाँ से आता है, जब मैं 30 को इससे भाग करूंगा। भाई 15 कहाँ से आया, मैं इसको भाग कर आया मैंने, यानी कि कुल मिला के ऐसा मान सकते हैं कि 30 लीटर की टंकी है, एक्स खाली करने वाला है। 1 घंटे में 0.6 लीटर खाली करता है, तो उसकी भी उसको मैं वो उसका जो काम है, यानी कि टैंक को कितने घंटे में खाली कर सकता है वो, तो 0.6 आ जाएगा। यहाँ पर मुझे इससे भाग करनी पड़ेगी, 6 × 30, यानी कि 50 घंटे। एक्स का मान जो है वो 50 घंटे है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक निश्चित धनराशि के लिए एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर दूसरे और तीसरे वर्ष का, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है दूसरे वर्ष का ब्याज और तीसरे वर्ष का ब्याज यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है, 3960 है, और तीसरे वर्ष का जो ब्याज है वो 4356 है यहाँ पर। ठीक है। ये ब्याज यहाँ पर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखो 2 से 3 होने में कितने रुपए का अंतर आया है, तो यहाँ पर आया है 6, और यहाँ पर आ जाएगा, इसमें से मैं इसको घटाऊंगा, 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा, और यहाँ पर 42 में से 39 जाएगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा यहाँ पर। ठीक है। 396 रुपये बढ़े हैं यहाँ पर। किससे बढ़े हैं, 3960 से बढ़े हैं ये। तो यहाँ पर मैं दर निकाल सकता हूँ। यहाँ पर 3960 से बढ़े हैं, गुणा 100 कर दूंगा, 0 से 0 कट जाएगा, और इसका मतलब 10% आ जाएगी। जो मेरे पास जो दर है वो 10% की है। आज जो है वो 10% की है। ठीक है। इस हिसाब से अगर 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज का मैं ब्याज निकाले तो दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा दूसरे वर्ष पे वो 21 रुपये होगा, पहले का 10 होगा। तो इसमें कितना अंतर है, 11 रुपये का अंतर है, यानी कि जो दूसरे वर्ष का ब्याज है वो 11 रुपये है। पहले 10 था और फिर 21 हो गया था, दूसरे वर्ष का ब्याज जो 11 रुपये जोड़ा था। ठीक है। तो 11 का मान मेरा क्या है, यहाँ पर 11 का मान मेरा यहाँ पर क्या है, 11 का मान मेरा यहाँ पर 300, यानी कि 3960 रुपये है। एक का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 × 33 और 11 × 6 = 66। ठीक है। 11 एक का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 360। तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 36,000, यानी कि मेरी जो धनराशि है वो 36,000 रुपये की है। धनराशि मेरी 36,000 रुपये की है। यहाँ पर धनराशि अगर मेरी 36,000 रुपये की सवाल में पूछा है, उसी राशि के लिए उसी ब्याज दर पर 2 सही 1/2 वर्ष में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाने वाला मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन के बारे में पूछा हुआ है। 2 सही 1/2 वर्ष में का मिश्रधन कैसे निकालते हैं, एक तो फॉर्मूला होता है करने का इसका। ठीक है। लेकिन फॉर्मूला ना अगर किसी को याद हो, कोई फॉर्मूला से नहीं करता, तो उसका भी एक तरीका ये है। 2 से 1/2 वर्ष दिया हुआ है, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10 होती है। ठीक है। तो 2 साल में तो 10 से 11 बढ़ेगी, 10 से 11 बढ़ेगी। तीसरे साल में ये पूरा नहीं जा रहा, तीसरे साल में केवल 1/10 जा रहा है, 1/2 जा रहा है। तो यहाँ पर 1/2 से गुणा कर दूंगा तो 1/20 हो जाएगा यहाँ पर। तीसरे वर्ष के लिए 20 से 21 बढ़ाऊंगा यहाँ पर। ठीक है। ये बस यहाँ पे इसकी मैं गुणा करूंगा सबकी, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2000 आ जाएगा यहाँ पर। 121 × 21 आ जाएगा यहाँ पर, 121 × 21 आ जाएगा, यानी कि जो ये क्या है यहाँ पर, ये निकल का है यहाँ पर मेरे पास, ये जो धनराशि है ना ये निकल का है, और 121 × 21 जो निकल का है ये मेरे पास मिश्रधन निकल का है, जो मुझे ज्ञात करना है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 2000 का जो मान है वो 36,000 है। 2000 का मान 36,000 है। मुझे क्या निकालना है, 121 × 21 का मान मुझे निकालना है। यहाँ पर 121 × 21 का मान निकालना है और 2000 से भाग करनी है। ठीक है। इसका मतलब इसको मैं काट दूंगा 3 सिफर, ये मैं 3 सिफर काट दूंगा तो मेरे पास 2 बचेगा, यानी कि 18 × 121 × 21 बचेगा। यानी कि मेरे पास जो
यूनिट डिजिट आएगा वो 8 8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर केवल 1 में है। तो इसकी मैं गुणा करूँ तो 45,738 आएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि गुणोत्तर श्रेणी जीपी के प्रथम 23 पदों का योगफल उसी गुणोत्तर श्रेणी जीपी में प्रथम 21 पदों के योगफल के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका योगफल है किसका, 23 पदों का, किसके, 21 पदों के। ठीक है, ये इसने दिया हुआ है। प्रथम 25 पदों का योगफल दिया है, तो जीपी का 42वां पद बताना है, क्या होगा। यहाँ पर S23 है और यहाँ पर S21 है, यानी कि S21 पद इधर भी है यहाँ पर। ठीक है, इसमें से मैं S21 को खत्म कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ S22 प्लस S23 बचेगा। S21 खत्म हो जाएगा तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 22वां पद क्या होता है, 22वां पद होगा AR21 प्लस का AR, यहाँ पर हो जाएगा ये 22 बराबर का 0। इनके मैंने अंतिम पद से निकाल लिया यहाँ पे, यानी कि एस का 22वां पद ये हो जाएगा और 23वां पद ये हो जाएगा। यहाँ पे AR यहाँ पर मेरा कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 1 बाहर आ जाएगा तो R बचेगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ये कट जाएगा यहाँ से, 1 प्लस R का मान बराबर 0, यानी कि R का मान जो आएगा माइनस का 1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये RAAA के प्रैक्टिस सेट में भी आया था इस तरह का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो R का मान जो है वो माइनस का 1 आएगा यहाँ पर। अब सवाल में बोला कि प्रथम 25 पदों का योगफल 2500 है। ठीक है, 25 पदों का योगफल, 25 पदों का मैं योगफल निकालूंगा तब, तो मेरे पास ए का मान ज्ञात करने के लिए चाहिए, तो ए का मान मुझे निकालना है यहाँ पर, आर का मान मुझे पता है, तो इसका मान हो जाएगा 1 माइनस का 1 की पावर 25। ठीक है, ये कर सकता हूँ। इसका मैंने फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर A 1 माइनस RN और 1 माइनस R होता है। कब, जब ये R जो है 1 से छोटा है और R 1 से यहाँ पर छोटा है, तो मैंने इसलिए ये फॉर्मूला लगाया है। 1 माइनस का और माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके 25 पदों का योगफल कितना है, 2500 है यहाँ पर। तो 2500 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसकी पावर में 25 बार करूँगा तो माइनस का ही आएगा ये। ठीक है, -1 को अगर मैं विषम बार लेकर जाऊँगा तो वो माइनस का ही आएगा। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ पर ए है, ये 1 ऊपर है 1 नीचे है, ये भी प्लस का हो जाएगा, यानी कि ए का मान जो है मेरे पास वो 2500 है। ठीक है, ए का मान मेरे पास यहाँ पर 2500 आ गया। ठीक है, अच्छा सवाल है ये। ठीक है, ऐसे ही सवाल करने होंगे यूपीएसआई के लिए हमें। ठीक है, अगर हम ऐसे सवाल कर रहे हैं तो फिर अगर मान लिया क्वेश्चन अगर थोड़ा सा पेपर अगर थोड़ा सा आसान आ गया तो फिर हमें और आसानी हो जाएगी टाइम बचाने में। ठीक है, टाइम बचाने के लिए हमें ऐसे सवाल करने ही पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि हम ऐसे सवालों को करें। उसी गुणोत्तर श्रेणी में जीपी में 42वां पद निकालना है। 42वां पद क्या होगा, तो 42वां पद कैसे निकालेंगे, 42वें पद को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये करेंगे T42 बराबर होता है AR की पावर 41। ठीक है, ये हो जाएगा 42वां पद। ए का मान कितना है, ए का मान हो जाएगा यहाँ पर 25। ठीक है, 2500 सॉरी, और आर का मान जो है वो माइनस का 1 है और ये 41 है यहाँ पर, और मैं 41 बार इसकी गुणा करूँ तो माइनस में आएगा, तो माइनस का 2500 हो जाएगा। जो 42 का पद होगा 2500 होगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है, यदि एक समांतर श्रेणी है, इसके पहले 100 पदों का योग जो है 50 है। भाई पहले 100 पदों का योग जो है कितना है, जो 50 है यहाँ पर। आगे बोला है कि पहले 200 पदों का योग 90 है। भाई पहले 200 पदों का योग 90 है, तो अगले यहाँ से अगले 100 पदों का योग कितना होगा, यहाँ से अगले 100 पदों का योग होगा 40। ठीक है, यानी कि यहाँ से 100 पदों का योग तो ये है और यहाँ से अगले 100 पदों का योग 40 होना चाहिए, तभी तो मेरे 200 पदों का योग 90 होगा। अब आगे बोला है तो श्रेणी के पहले 300 पदों का योग क्या होगा, पहले 300 पदों का योग बताना है इसमें। इसका मतलब मुझे अब जो है 100 पदों का योग हो गया, अगले 100 पदों का योग यहाँ से ये हो जाएगा। मुझे 100 पदों का योग और करना होगा, तो कैसे निकालूंगा, यहाँ से अगले, ये पहले 100 का है, ये इससे अगले 100 का है, ये इससे अगले 100 का है, और इन तीनों का मुझे ज्ञात करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना घट रहा है, यहाँ पर 10 घट रहा, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, यानी कि इससे अगले 30 पदों का योग होगा ना, यहाँ से अगले 100 पदों का योग तो ये 100 पदों का योग तो ये हो गया 50, इससे अगले 100 पदों का योग 40 हो गया, इससे अगले 100 पदों का योग 30 होगा। ठीक है, यानी कि 10-10 की कमी आ रही है यहाँ पर। तो कुल मिला के 300 पदों का योग जो होगा 50, 40, 90 और 30 120 हो जाएगा यहाँ पर। ये शॉर्ट तरीका ऐसे करने का, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। हालांकि इसको वैसे भी कर सकते हैं, कौन से फॉर्मूले से, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 बराबर दिया जाएगा यहाँ पर। इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ये थोड़ा सा आसान तरीका है करने का, अगर बात समझ में आ गई होगी तो। अगला क्वेश्चन ये है कि विलयन ए और बी में पानी और अम्ल 4:5 के अनुपात में है।
ये ए है और ये बी है, विलयन है ए और बी। इसमें एसिड है, पहले पानी है इसमें दिया हुआ यहाँ पर, यानी कि वाटर, और एसिड का अनुपात दिया हुआ है। कितना कितना है यहाँ पर, पहले में है 4 और 5 का, दूसरे विलयन में कितना है 5 7 का। इसको हम जोड़ देंगे, ये 9 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 12 आ जाएगा। यहाँ पे इनके मैं एलसीएम ले सकता हूँ, 36 आ जाएगा एलसीएम, 9 चौक 36 और 12 तिया 36 आ जाएगा। यहाँ पर ए के 3 लीटर मिलाया गया है, ए के 3 लीटर और बी के यहाँ पर 5 लीटर को मिलाया गया है। 3 से 3 कट जाएगा, जब मैं इसको मिनिमाइज करूँगा यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, ये इस वाले 3 से, और ये वाला 3 खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ 4 से और 5 से गुणा करनी होगी मुझे, ठीक है। करूँ इसकी गुणा करूँगा, 4 चौक 16 आ जाएगा और 4 पंजे 20 आ जाएगा, 5 पंजे 25 आ जाएगा, 5 सत्ते 35 आ जाएगा। तो टोटल जो मिश्रण बनेगा, अब जो परिणामी मिश्रण बनेगा, ये बोला है ना कि इस घोल जो अब जो घोल बना है वो 41 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा, ठीक है। सवाल में क्या बोला है कि 960 मिली का ये अम्ल है, 960 यानी कि कितना है यहाँ पर, ये 96 हो जाएगा। 96 का मान कितना है, 960 है, एक का मान 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इसमें जो परिणामी विलयन बना है, उस घोल में जो वाटर है वो 410 है और अम्ल जो है 550 है। मैं यहाँ पर इसकी 10 की गुणा कर दी है मैंने। सवाल में बोला है कितना अम्ल मिलाया जाए, यहाँ पर अम्ल नहीं मिल रहा है, यहाँ पर पानी मिलाना पड़ेगा, ठीक है। सवाल में थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर पानी मिलाना पड़ेगा क्योंकि पानी कम है ना, तभी तो यहाँ पर 1-1 का अनुपात होगा। मुझे अनुपात बराबर करना है, यानी कि मुझे इन दोनों को बराबर करना है, तो मुझे पानी तो मिलाना पड़ रहा है, अम्ल थोड़ी मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे 140, तो मुझे यहाँ पर 140 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, तब मेरा अनुपात क्या होगा, 1-1 हो जाएगा, यानी कि ये भी 550 हो जाएगा और ये ऑलरेडी 550 है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा, 140 लीटर। अगला क्वेश्चन ये है कि ए की वर्तमान आयु की दोगुनी, ये ए है और ये बी है। ए की वर्तमान आयु ए मान लेंगे और बी की मान लेंगे बी है यहाँ पर, ये इनकी वर्तमान आयु है, ठीक है। सवाल में बोला है कि ए की वर्तमान आयु की दोगुनी, ए की वर्तमान आयु की दोगुनी कर देंगे, ठीक है। क्या है, बी की वर्तमान आयु के 3 गुने, बी की वर्तमान आयु के 3 गुने से 1 वर्ष कम है। इसको मैं 2a माइनस का 3 भी बराबर माइनस का 1 लिख सकता हूँ, ये मेरा पहला समीकरण है। अगला क्या है, वर्तमान से 5 वर्ष बाद ए की आयु, यानी कि 5 वर्ष के बाद ए की आयु, ठीक है। बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु के 2 गुने से 2 वर्ष कम है, ठीक है। ये सवाल में बोला हुआ है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्तमान से 5 वर्ष, ठीक है, सही दिया हुआ है यहाँ पर। ए माइनस का 2b और बराबर माइनस का 7 लिख सकता हूँ क्या इसको मैं, यानी कि यहाँ पर इसको खोलूँगा, 2b यहाँ पर आ जाएगा, 2b मेरा इधर आ जाएगा और 5 मेरा इधर जाएगा, माइनस में जाएगा। तो कुल मिला के मेरे पास जो समीकरण बनेगी वो ये 2 समीकरण यहाँ पर ये बन रही है मेरे पास, ये ठीक है। ये मेरे पास 2 बन रही है और इनका काम मुझे खत्म हो गया, इनकी मुझे आवश्यकता है नहीं। यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 7 है, मैं इसको बराबर कर लूँगा, ठीक है। सवाल में क्या पूछा है, ए और बी की वर्तमान आयु, तो यानी कि मुझे दोनों ही चाहिए होंगे, तो कोई सा भी मैं बराबर कर सकता हूँ। इसकी मैं 2 से गुणा करूँगा, इसकी मैं ये 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 7 28 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये 4 7 28 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से इस वाले को घटाऊंगा, ठीक है। इसमें से इसको घटाऊंगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, माइनस का 4 से माइनस का 3 बड़ा है, इसको घटाऊंगा तो 3 माइनस का 3 में से माइनस का 4 भी हो जाएगा, तो 1 भी बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से इसको घटाऊंगा 28 में, तो 27 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। 27 बच गया, बी का मान 27 आ गया। यहाँ पर जब मैंने गुणा करी थी 2 सत्ते 14 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ा है यहाँ पर, 2 सत्ते 14 होना चाहिए माइनस का, ये माइनस का 14 है यहाँ पर, और ये आ जाएगा यहाँ पर, घट जाएगा तो माइनस, ये 13 बचेगा यहाँ पर। बी का मान जो आ गया मेरे पास 13 आ जाएगा, ठीक है। अब बी का मान 13 आ गया तो मैं कोई सी समीकरण में रख सकता हूँ, यानी कि 2a बराबर कितना है, 13 तिया 39, 39 में से 1 जाएगा 38 बचेगा, यानी कि ए का मान जो है मेरे पास 19 आ जाएगा। ए का मान 19, बी का मान 13 आ जाएगा। सवाल में इनका अंतर पूछा है, तो अंतर कितना है, 6 का है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है कि ए बी सी ने 2 3 5 के अनुपात में पूंजी लगाई, ये रुपए लगाए किसने, ए ने, बी ने और सी ने, किस अनुपात में। मैं इसको 2 3 ना करके मैं 20 कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर 20 30 और 50 कर सकता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। इसके बाद सवाल में बोला है कि व्यवसाय शुरू करने के 4 महीने के बाद ए अपनी पूंजी 50% बढ़ा देता है, यानी कि बी क्या करता है, ए क्या करता है, हाँ ए क्या करता है, अपनी पूंजी बढ़ा देता है। 20 तो लगाई उसने 4 महीने तक, मैं 4 महीने के बाद बढ़ा रहा हूँ, 4 महीने तक तो 20 रुपये लगे रहे। इसके बाद क्या हुआ, अगले 8 महीने के 1 साल के बाद का है, ठीक है। 1 वर्ष के अंदर पूछ रहा तो 1 साल की बात इसमें की गई है, तो यानी कि अगले 8 महीने के लिए इसने 50% बढ़ाए थे, यानी कि इसके 10 रुपये बढ़ा दिए थे, यानी कि 30 रुपये जो बढ़ाए हैं इसने, यानी कि 30 रुपये जो कर दिए बढ़ा करके, वो 8 महीने तक लगे रहे थे, ठीक है। ये ए का हो गया यहाँ पर।
मैं बी के पास चलता हूँ। अब बी ने क्या बोला कि बी 6 महीने के बाद अपनी पूंजी 33 सही 1/3% बढ़ा देता है। 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन जो होती है वो 1/3 ही होती है, यानी कि 3 से 4 कर देता है। ठीक है, 4/3 कितनी है उसकी? 30 है यहाँ पर। ठीक है, 3 से 4 कर दिया यानी कि 40 कर दी उसने। ठीक है, 40 कर दी। कब करी? 6 महीने के बाद, यानी कि 6 महीने तक तो उसने इतने ही रुपए लगे रहने दिए थे, 30 रुपये 6 महीने तक, और अगले 6 महीने के लिए उसने 40 रुपये कर दिए थे भी। अगले 6 महीने तक 40, यानी कि उसने इतनी पूंजी बढ़ा दी थी। अब आगे बोला है सी के लिए। सी के लिए क्या कह रहा है? सी के लिए कह रहा है कि 8 महीने के बाद अपनी 50% पूंजी निकाल लेता है, यानी कि 8 महीने तक तो उसने 50 रुपये लगाए और 50% पूंजी निकाल लेता है, यानी 50 में से 25 रुपये निकाल लिए उसने। ठीक है, 50 में से 25 रुपये निकाल लिए, तो बाकी के जो 25 रुपये हैं तो वो लगे रहे थे उसके 4 महीने तक। ठीक है, 8 रुपये लगे रहे, 50 रुपये लगे रहे 8 महीने तक, बाकी के 4 महीने तक उसने 25 रुपये लगाए, क्योंकि उसने 50% पूंजी निकाल ली थी अपनी। अब क्या करूंगा इसमें मैं? 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा, और ये 8 या 24, 240 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 6 18, 180 हो जाएगा, और 6 चौक 24 हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा 8 पंजे 40 और 25 चौका 100, 8 पंजे 40, 25 चौका 100, यानी कि 500 हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, जोड़ करके ये कितना हो जाएगा? 320 हो जाएगा। इसके अलावा ये कितना हो जाएगा? 18 और 24, यानी कि 42 हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, 420, और ये आ जाएगा 500। एक सी पर तो सब में से खत्म हो रहा है यहाँ पर, और 2 से और काटूंगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, और ये आ जाएगा 25, यानी कि अब जो उनका लाभ बटेगा वो इस अनुपात में बटेगा, 16, 26 और 25 के अनुपात में। सवाल में बोला था कि कुल लाभ उनका 86,800 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 6 नहीं आएगा यहाँ पर, 21 आएगा यहाँ पर, गलत लिखा है तो 21 आ जाएगा यहाँ पर। ये 21 जब 2 से काटूंगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 6 और 1 7 5 12 का 2, और ये आ जाएगा 2 2 4 1 5 और 1 6, यानी कि 62 आ जाएगा। यानी कि 62 का जो मान है तो वो ये है 86,800 रुपये। ठीक है, और जब मैं इसको इससे काटूंगा तो ये मेरा कट जाएगा यहाँ से 14, 62 से एक बार जाएगा, और कितना बचेगा यहाँ पर? ये बचेगा 14, 24, 6 चौक 24, 4 छंग 24, यानी कि मेरा 14 बार चला जाएगा यहाँ से ये। ठीक है, 62 से जब मैं इसको काटूंगा तो 14 बार चला जाएगा, यानी कि 1400 बार चला जाएगा। एक का मान 1400 आ जाएगा। सवाल में क्या पूछा? ए और सी का अंतर पूछा, ए और सी का, अंतर पूछा है, यानी कि 16 का और 25 का अंतर पूछा है यहाँ पर। 16 और 25 का अंतर कितना है यहाँ पर? 9 है यहाँ पर। 9 से इसकी गुणा करूंगा तो कितना है? 14 नंबर 100, कितने होंगे? 14 नंबर 126, 9 चौक 36 और 9 एकम 9 3 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये ठीक हो जाएगा इसका, 12,600 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पर, 2 स्टेशनों एक्स और वाई। अगला सवाल दिया है कि 2 स्टेशनों एक्स और वाई, 2 ट्रेनें ए और बी हैं। 2 स्टेशन है एक्स और वाई, और 2 ट्रेनें ए और बी हैं। स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी 180 है। ये स्टेशन एक्स है और ये स्टेशन एक वाई है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वह 180 किलोमीटर की है, दोनों के बीच की यहाँ पर। ठीक है, और सवाल में बोला है आगे इसमें कि 210 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन, यानी इसमें बोला है एक्स और वाई के बीच, यानी कि 210 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन ए स्टेशन एक्स से 5 घंटे में स्टेशन वाई तक पहुंचती है। यानी कि जो एक ट्रेन है ना ये एक्स से लेकर वाई तक 5 घंटे में पहुंच रही है, ये सवाल में कह रहा है। और कितनी लंबाई है उसकी? लंबाई है 210 मीटर की। 210 मीटर की लंबाई है, और दूरी कितनी तय कर रही है? 180 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 5 घंटे में। तो इसकी चाल आ जाएगी यहाँ पर। ये जो ट्रेन है यहाँ पर जो खड़ी है, ये तय करती है 5 या 15 और 5 छंग 30, यानी कि इसकी जो स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है यहाँ पर। ठीक है, इस स्पीड से यहाँ पर पहुंच रही है वाई तक, ये बात इसमें बोली हुई है। यदि ट्रेन भी स्टेशन वाई पर ठहरी हुई है, यहाँ पर ये ठहरी हुई है ट्रेन जो है यहाँ पर ये ठहरी हुई है, तो मुझे इसकी चाल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर मुझे इसकी चाल की, कोई ठहरी हुई है तो मुझे केवल इसकी लंबाई की आवश्यकता पड़ेगी, और लंबाई तो इसमें पूछी हुई है। अब आगे बोला है कि ट्रेन बी स्टेशन वाई पर ठहरी हुई है और ट्रेन ए 40 सेकंड में ट्रेन बी को पार करती है। ठीक है, यानी टोटल दूरी चाहिए होगी मुझे इसकी 210 मीटर की लंबाई तो इसकी है, 210 मीटर लंबाई इसकी है, और इसकी मुझे चाहिए होगी, मैं एक्स ले लूंगा। एक्स मान लो कि इसकी लंबाई जो है एक्स मीटर है, यानी कि 210 प्लस एक्स
210 प्लस x मीटर की जो दूरी होगी इसको मुझे पार करना होगा। सापेक्ष चाल की यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हालांकि चाहे दो ट्रेन है क्योंकि दूसरी ट्रेन जो है वो खड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे सापेक्ष चाल की आवश्यकता ना पड़ के केवल मुझे इसकी चाल की आवश्यकता पड़ेगी। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की, ये मीटर में है तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में बताने के लिए 5/18 से गुणा करूंगा। जब किमी प्रति घंटा से छोटी तरफ जाते हैं यानी कि 5 मीटर पर सेकंड में, तो 5 ऊपर रखते हैं 18 नीचे, यानी कि छोटा ऊपर बड़ा नीचे। जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, तब 18 ऊपर रखते हैं 5 नीचे, यानी कि बड़ी तरफ जाते तो बड़ा ऊपर। ठीक है, ये एक सोचने का तरीका है, बाकी इसको आसानी से हल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो आ जाएगी ये 18 दूनी 36, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल आ जाएगी इस वाली। 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल आ जाएगी ट्रेन नंबर ए की, 10 मीटर पर सेकंड की। तो ये कितने सेकंड में पार करती है, 40 सेकंड में इसको पार करती है यहाँ पर। ठीक है, 40 सेकंड में पार करती है, यानी कि 400 हो जाएगा। 210 बराबर ये 210 प्लस एक्स बराबर 400। ठीक है, 210 प्लस एक्स था इसमें, 210 प्लस एक्स बराबर 400। यहाँ से एक्स का मान मैं निकाल सकता हूँ, 190 आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो बी की लंबाई है वो 190 मीटर की है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यह है कि यदि शब्द मैथमेटिक्स के अक्षरों के विभिन्न क्रमों को एक शब्दकोश में सूचीबद्ध किया जाए तो सूची में से कितने शब्द हैं जो सी से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पहले आते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स के शब्दों को जो पहले मैं क्या करूँगा, इनको इस क्रमचयों को शब्दकोश में सूचीबद्ध किया जाता है, यानी कि शब्दकोश में जिस तरह से है, यानी कि पहले ए आएगा, फिर ए आएगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर सी आएगा। ठीक है, उसी तरह से फिर एच आएगा, आई आएगा, ये बी आएगा यहाँ पर। मैं इसको मिला लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से शब्दकोश के अनुसार इसको कर लिया है यहाँ पर, इस तरह से बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सवाल में बोला है कि सूची में ऐसे कितने शब्द सार्थक हो या निरर्थक हो जो सी से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पहले आते हैं। यानी कि सी से प्रथम शब्द से पहले जो आएंगे उसमें पहले कौन सा वर्ड होगा, इससे ए पहले होगा। ए यहाँ पर 2 बार आया हुआ है, तो ए से प्रारंभ होने वाले, तो ए से प्रारंभ होंगे तो मैं ए को जो है ये मान सकता हूँ कि ए को मैं स्थिर कर दूंगा कि ए शुरू में मेरा स्थिर रहेगा, बाकी ये आगे के चेंज होंगे। तो वो कितने तरीके होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तरीके, यानी कि 10 तरीकों से ये आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये 10 तरीके हो जाएंगे यहाँ पर। तो टोटल तरीके मेरे 10 हो जाएंगे, फैक्टोरियल 10 आगे बोला है। हाँ, इसमें और क्या दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ था कि ये टी जो है ये 2 बार भी है, ये एम और टी ये 2 बार आए हुए हैं, तो ये मुझे हटाने पड़ेंगे यहाँ से गुणा, इस तरह से ये मुझे हटाने पड़ेंगे क्योंकि ये 2 बार आए हुए हैं। इसको जब मैं सोल्व करूंगा, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 और गुणा 2 बटे में क्या करूंगा, ये इसको तो ये तो 2 ही 2 आएगा, 2 गुणा 2 आ जाएगा यहाँ पर, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 4 से वाला 4 खत्म हो जाएगा इससे। ठीक है, अब मेरे पास जो गुणा करने के लिए बचेगा वो क्या बचेगा, 9 अट्ठे 72, यानी कि 720 तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 7 छंग 5 छंग 30 और 7 या 21, 210 ये हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 ये हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 2 सिफर होंगे और 6 कम से 6 दूनी 12, और यूनिट डिजिट जो होगा जीरो के पहले का बाद का तो वो 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो मेरा यही आंसर हो जाएगा 90 72 00, ये मेरा आंसर आएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक बक्से में 6 सफेद गेंद, 2 काली और 3 लाल गेंदें हैं। यदि एक गेंद निकाली जाती है तो उसके सफेद न होने की प्रायिकता बतानी है। सफेद न होने की, तो 6 2 8 और 3 11, यानी कि 11 तो टोटल इसके परिणाम हो सकते हैं, जिसमें से 6 सफेद है, 2 काली है और 3 लाल है। सफेद न होने की प्रायिकता क्या होगी, 2 3 5, 5/11, 6 ये सफेद ना चाहिए मैं तो इसको हम नहीं लेंगे यहाँ पर, तो 5/11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये इस तरह से दिया हुआ था, थोड़ा सा इधर करना था ये, इसमें ये इस तरह से दिया हुआ था, √7 और प्लस का √5। ये सवाल देखो मैंने क्यों लिया था, ये सवाल इसलिए था, इसमें सवाल में बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें बिना वजह बहुत समय लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं, बटे में आ जाएगा √7 माइनस का √5 आ जाएगा, और इसमें आगे दिया हुआ था यहाँ पर ये भाग है, और ये √14 और प्लस का √10 बटे में √14 माइनस का √10। ये सवाल इस तरह से दिया हुआ है, इसको हल करना होता।
इसको हल करना होगा। ये सवाल में इसका हल पूछा था इसमें, ठीक है। इसमें क्या करेंगे बच्चे, परिमीकरण करना शुरू कर देंगे इसका। यहाँ पे इसका परिमीकरण करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। यहाँ 7 5 है, यहाँ 14 10 है, तो कुछ ना कुछ संबंध तो है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको 14 और इसको 10 बना लूँगा। कैसे बनाऊंगा, मुझे यहाँ पर इसकी मैं 2 से गुणा करूंगा ना अंदर, तभी बन रहा है। तो 2 से गुणा करने के लिए मैं क्या करूँगा, 1/4 से गुणा भाग करूँगा और 4 से इनमें अंदर कर दूंगा। यहाँ पर जब 4 से अंदर कर दूंगा, तो 4 से अंदर करने का मतलब ये होगा कि मेरा जो अंदर जाएगा वो 2 जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर जाएगा तो 2 बन के जाएगा 4, ठीक है। तो 1/4 से यहाँ करूँगा और ये मेरा ऑटोमेटिकली अब 14 बन जाएगा, ठीक है। और ये मेरा 10 बन जाएगा। जब मेरा यहाँ पर 4 अंदर जाएगा 2 बन के, तो ये इसको बना देगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर मेरा 14 बन जाएगा रूट का। नीचे भी मैं ऐसे ही करूँगा, ठीक है। ये मैंने ऊपर किया है यहाँ पर, तो मैं इसको थोड़ा पेन गड़बड़ कर रहा है इसमें, तो ठीक है। अब इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ, √14 + 10 बटे √14 - 10। जो मैंने यहाँ किया है वही मैंने नीचे कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। ये तो मेरा कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से कट जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे जब मैं गुणा करूँगा तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब ये भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा मेरा केवल 1 आएगा यहाँ पर मेरा 1 आएगा। और ये √10/5 है, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ √2 आएगा। तो मेरा आंसर जो आएगा 1 + √2 आ जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, √2 + 1, ठीक है। इसमें परिमेयकरण नहीं करना है इसका, इसमें कुछ ना कुछ संबंध दे रखा था ऊपर, ठीक है। यही इसमें सवाल में बच्चे को थोड़ा सा टाइम करने के लिए ऐसे सवाल दिए जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा पहले दिमाग लगाना होता है कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर साफ साफ सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर दिए गए व्यंजक को सरल करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये इस तरह अगर दिया हुआ होता है, तो जैसे 0.2 है तो इसको मान लेंगे a बराबर 0.09 है, ठीक है। b बराबर 0.04 है और यहाँ पर c बराबर 0.16 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर a² हो रहा है पहले, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, b² हो रहा है, फिर c² हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 2ab इस तरह से हो रहा है, 2ab bc ca, यानी कि हो रहा है सब में 2 से गुणा हो रही है, 2ab + bc + ca, इस तरह से यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर अंदर नीचे क्या हो रहा है, नीचे अगर मैं देखूंगा तो 0.3 × 0.3, 0.2 × 0.2 और 0.4 × 0.4 इस तरह से दिया हुआ है। इनके मैं अगर आपस में गुणा कर दूंगा, 3 के अगर मैं 0.3 की गुणा करूंगा इनके, तो 0.09 ही आएगा। इसका मतलब ये जो दिया हुआ है ना, इतना 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 जो दिया हुआ है, ये ए बी सी के मान ही दिए हुए हैं यहाँ पर। a + b + c, इनको मैं इस तरह से जोड़ सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसकी गुणा करूँ तो यही तो बन रहा है, इसकी गुणा करूँगा ये बन रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता होना चाहिए a + b + c के होल स्क्वायर का सूत्र पता होना चाहिए। इसका होता है a + b a² + b² + c² प्लस का 2ab प्लस का bc + ca, ये इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है। a² + b² + 2abc का जो मतलब होगा तो यही तो होगा। तो यहाँ पर मैं a + b + c का होल स्क्वायर करूँगा और नीचे रखूँगा a + b + c यहाँ पर, ठीक है। एक इससे खत्म हो जाएगा, केवल a + b + c बचेगा यहाँ पर, ठीक है। इतना बचेगा। इसका मतलब मुझे जो चाहिए आंसर में, इनका योग चाहिए यहाँ पर। 9 4 13, 0.13 और 0.16 जो होंगे 0.29 होंगे। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला सवाल ये है यहाँ पर, ये माध्यिका का सवाल है यहाँ पर, ठीक है। बहुत से बच्चे इसको नहीं जानते होंगे, इसको निकालते कैसे, इसकी माध्यिका। ये बारंबारता बंटन है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर, ठीक है। हमें यहाँ पर निकाल ली होगी हमें यहाँ पर निकाल ली होंगी इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकाल लेंगे, ये 3 रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। 3 5 8 आ जाएगा, 8 4 12, 12 2 14, 14 7 21 हो जाएगा, 14 7 21 और 21 6 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 28 और 28 5 हो जाएगा यहाँ पर, ये 21 6 27 हो जाएगा, ठीक है। 21 6 27 और 27 और 5 32 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पहली बात, इसका माध्यिका निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अगर इस तरह से आ जाए तो इसका माध्यिका का फॉर्मूला होता है, यानी कि मीडियन बराबर होता है हमारा, यहाँ पर आ जाएगा L, यानी कि लोअर लिमिट प्लस में यहाँ आ जाएगा n/2 और क्यूमुलेटिव यहाँ पर माइनस होगा ये, ठीक है। माइनस का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बटे में आ जाएगा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और गुणा पर आ जाएगा यहाँ पर h। ये इसका फॉर्मूला होगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो है L प्लस यहाँ पर है, ठीक है। ये m बराबर हो जाएगा, m बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा।
अब मैं इसमें क्या करूँगा, यहाँ पर n बटे 2 क्या होगा, इसको भाग करूँगा जब मैं 2 से तो n बटे 2 का मान निकल जाएगा। n ये है यहाँ पर, n का मान तो 32 है, n बटे 2 का मान कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। n बटे 2 का मान 16 आ जाएगा। तो 16 से थोड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पर, वो 21 है। तो 21 जो है वो 21 मेरी मीडियन क्लास है यहाँ पर, 21 मेरी मीडियन क्लास हो जाएगी यहाँ पर। इससे पहले की जो होगी, इससे पहले की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसका मान मेरा क्या आ जाएगा, CF आ जाएगा। ठीक है, n बटे 2 का मान कितना, L जो होगी, L होगी इस जो 21 है यहाँ पर, ये जो मेरी इसकी मीडियन क्लास है, इसकी जो लोअर लिमिट है, तो ये हो जाएगा मेरा L का मान। L का मान यहाँ पर आ जाएगा मेरा 20। ठीक है, F का मान कितना है यहाँ पर, F का मान आ जाएगा मेरा, F का मान आ जाएगा इसकी मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है, F का मान 7 आ जाएगा यहाँ पर। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी मेरी यहाँ पर कितनी है, वो आ जाएगी मेरी 14 यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसका, और H का मान कितना है, H का मान है इसमें जो डिफरेंस होता है कितने कितने का है वो डिफरेंस होता है, H का मान ये होता है। अब मैं इसको इसमें रख दूंगा यहाँ पर, तो मीडियन क्या आ जाएगी मेरी, मीडियन बराबर लोअर लिमिट कितनी है 20 और प्लस का n/2 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 32 यानी 16 आ जाएगा, 16 माइनस और CF का मान 14 है यहाँ पर, और बटे में कितना है, बटे में आ जाएगा 7 और गुणा में आ जाएगा H का मान है यहाँ पर 5। ठीक है, इसको मैं सोल्व करूँगा, 20 प्लस ये बचेगा 2/7 बचेगा और ये आ जाएगा 5, यानी कि 20 प्लस 10/7। इसको मैं सोल्व करूँगा, 7 एकम 7 आ जाएगा, बचेगा 3 और 7 चौक 28 आ जाएगा, यानी कि 21.4 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 1 पॉइंट और आगे भी निकाल सकते हैं, तो 21.4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा इसको सोल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन है मेरा। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी स्कूल में 150 छात्रों में से 65 छात्र क्रिकेट खेलते हैं। 150 छात्र हैं किसी स्कूल में, 150, इसमें से क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और फुटबॉल, और इसके अलावा एक गेम हो रहा है हॉकी। ये क्रिकेट के हैं, ये फुटबॉल के हैं और ये हॉकी के हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि 65 छात्र जो है क्रिकेट खेलते हैं, ये 65 छात्र क्रिकेट खेल रहे हैं, और 72 फुटबॉल खेल रहे हैं, 72, और 55 छात्र जो है वो हॉकी खेलते हैं। ठीक है, 55 छात्र हॉकी खेलते हैं, ये सवाल में दिया हुआ है। आगे बोला जबकि 15 छात्र हॉकी और फुटबॉल, 20 छात्र क्रिकेट फुटबॉल, यानी कि यहाँ पर ये दिया हुआ है कि 8 छात्र सभी तीनों खेल खेलते हैं, यानी कि 8 छात्र जो है वो सभी तीनों खेल खेलते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर आते हैं कि 15 छात्र हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। हॉकी फुटबॉल किधर है, हॉकी और फुटबॉल, यानी कि ये है हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले दोनों ये वाले यहाँ पर। ठीक है, कितने खेलते हैं, 15 छात्र हैं। अगर ये 15 खेलते हैं तो 8 यहाँ पर आ गए, तो 7 यहाँ पर बचेंगे। ठीक, आगे बोला 20 छात्र क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल कितने खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल ये होगा यहाँ पर ये वाला। ठीक है, ये कितने खेलते हैं, 20, तो यानी कि हमारा 12 और आना चाहिए, तभी मेरा ये 20 होगा। इसके अलावा और क्या दिया हुआ है कि 18 छात्र क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। जो 18 छात्र हैं वो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। क्रिकेट और हॉकी हो गई यहाँ पर 18, तो ये मेरा 10 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये अगर 18 है यहाँ पर, ये 18 खेलते हैं, तो ये मेरा 10 होना चाहिए। ठीक है, ये 65 है, तो ये कितना बचना चाहिए, 12 और 8 20 और 30, यानी कि 12 और 8 20 और 30, यानी कि 35 होने चाहिए मेरे यहाँ पर। ठीक है, टोटल 65 है, तो यहाँ पर 12 और 8 20 और 7 27, यानी कि ये मेरे 27 में घटाऊंगा तो 45, 72 में 27 जाएगा, 45 बचेगा, ये मेरे 45 होने चाहिए। 10 8 18 और 7 25, यानी कि 55 में से 25 जाएगा तो 30 होना चाहिए। ठीक है, ये बात आ गई। सवाल में पूछा है कि तो कितने परसेंट छात्र ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते, तो ये छात्र जो है 150 में से ये वाले जो यहाँ पर मेरी सामने दिख रहे हैं, तो ये ऐसे छात्र हैं जो इन तीनों में से कोई ना कोई गेम खेलते हैं। जब इनको जोड़ूंगा तो टोटल आएगा 147। ठीक है, 147 है, जब इनको जोड़ूंगा मैं, जोड़ करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर 147 छात्र ऐसे हैं जो कोई भी, जब सभी खेल कोई ना कोई खेल खेलते हैं। तो 3 छात्र ऐसे बचे, 150 टोटल थे, 150 में से 3 छात्र ऐसे बचे जो कोई भी गेम नहीं खेलते, तो उनका परसेंट ज्ञात करना है। 150 में से गुणा 100 आ जाएगा, तो यानी कि 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 2% छात्र ऐसे हैं जो कोई गेम नहीं खेलते। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा।